चैप्टर 1 डेफिनेशन फिर हम आएंगे, करते रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग है डेफिनेशन। और जी जी चैप्टर भिजवा दिया था आपको, वो ऐसे ही पढ़ना है, टेक्स्ट को ऐसे ही पढ़ना है बस, ठीक है। चैप्टर डेफिनेशन वाला मिल चुका है, नहीं ख़त्म नहीं हुआ, कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ ली, वो तैयार कर ली, फिर हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनको मुकम्मल रटा मारना है, समझने वाली चीज़ उनमें है ही नहीं। क्लियर हो गया? जहाँ पे छोड़ा था मुझे पता है, फिर अगले एक आधा लेक्चर उस पर लगाएंगे, फिर आधा लगाएंगे, इसी तरह से डेफिनेशन को तैयार करना है। चैप्टर 1 आ जाए ज़रा जी, आ जाए ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, चैप्टर 1, 2, 3 इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और हमेशा आता है। चैप्टर, चले बेटा बस बेटा, आप पहली दफ़ा टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, हम पहली दफ़ा नहीं पढ़ा रहे, तो आपको तरतीब से इख्तलाफ हो सकता है, बट हमें पता होता है कि स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ा के कौन सी चीज़ कब कैसे कहाँ पढ़ानी है और किस टाइम पे पढ़ानी है। तो आपकी तो होगा चैप्टर 1 पढ़ाएं, फिर 2 पढ़ाएं, फिर 3 पढ़ाएं। तो आपने देखा पहले चैप्टर 4A पढ़ा, B नहीं पढ़ा, उसके बाद हम किस पे जाए, चैप्टर नंबर 6 पे और फिर 10 पे। क्लियर हो गया? हमने चैप्टर कंप्लीट करवाने, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितना आप हजम कर सकें उसी हिसाब से हम पढ़ाते हैं, बस आवाज़ नहीं। ओके, आ जाए। हाँ, ज़रा समझिएगा, है इस तरह से कि सेल्स टैक्स है और इनकम टैक्स है। सेल्स टैक्स में से 25 नंबर का तकरीबन क्वेश्चन आता है, ठीक है, और बाकी 75 किस में से आता है? उन 75 में से 10 मार्क्स इन पहले 3 चैप्टर के हैं, चैप्टर 1, 2 और 3। फर्स्ट 3 चैप्टर नहीं, ये जो हमने पढ़े नहीं इस तरतीब से नहीं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 1 आज पढ़ने लगे हैं, क्लियर है? इसके बाद 2, 3 जैसे जैसे तरतीब आती जाएगी वैसे पढ़ाते जाएंगे, जिस तरह से आप उसको हजम कर, जैसे आपको पढ़ा रहे हैं पढ़ना वैसे है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी इंपॉर्टेंस है, चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 3 की, और इसमें से कितना आता है? 10। बाकी सारे जितने चैप्टर हैं उनमें से 65 मार्क्स का आता है, और इन 3 चैप्टर में से कितने का आता है? 10 मार्क्स का। तो ये 3 चैप्टर इतने बड़े चैप्टर नहीं है, इनको हम समझ लेंगे या रट्टा लगा लेंगे या जैसे भी होगा, ताकि हम अपने 10 मार्क्स ऑलमोस्ट सिक्योर कर सकें। और इसमें से केस स्टडी बेस्ड या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें थ्योरी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है? एक तो डेफिनेशन वाली थ्योरी, एक ये थ्योरी है, फिर आगे 2-3 चैप्टर आएंगे उनमें थ्योरी है, बाकी ज़्यादातर क्या बेस है? न्यूमेरिकल बेस है। हमने चैप्टर 4A पढ़ा, क्लियर है आप लोगों का? चैप्टर उसके बाद जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चन कर लिया हमने। क्वेश्चन हमने चैप्टर तो पढ़ लिया चैप्टर 10, बट उसके हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सवाए एक आध के हमने नहीं किए, वो थोड़ी बहुत एग्जांपल दे देते हैं। वो होता क्या है कि जो आपको क्वेश्चन आता है उसमें कुछ, यानी ओवरऑल वो क्वेश्चन होता है या इनकम फ्रॉम बिजनेस का, न्यूमेरिकल की बात कर, इनकम फ्रॉम बिजनेस का या इनकम फ्रॉम सैलरी का, बड़ा क्वेश्चन होता है। ज़्यादा पोर्शन उसमें बिजनेस का होता है या सैलरी का, लेकिन उसमें से थोड़ा सा पोर्शन 1, 2, 3, 4 मार्क्स का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का आ जाता है, या कभी किसका आ जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का या कैपिटल गेन का। क्लियर हो गया? तो इसीलिए हम जब क्वेश्चन करेंगे किसके, बिजनेस के या सैलरी के, तो साथ में ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक और आपका कंसर्न होता है टेस्ट डिस्कस नहीं होते। टेस्ट डिस्कस होंगे, बट वो डिस्कस होने वाले होंगे जब, अभी आपको बेसिक लेवल का जब क्या सोल्यूशन से समझ आ जाती है आपको? अगर तो नहीं आती तो फिर मुझे बताए, मैं डिस्कस कर लूं, क्योंकि अभी तक अगर तो जिसने दिया है तो ज़ाहिर है उसी से पूछ रहा हूं ना, जिसने टेस्ट नहीं दिया था वो तो लैदम। अगर तो आपको सोल्यूशन देखें आगे, पहले अभी बेसिक है, बेसिक के बाद टेस्ट लेवल भी क्या होता जाएगा? डिफिकल्ट होता जाएगा। तो जहां पे आपकी बात हो जानी है कि सर हमने क्वेश्चन किया, थ्योरी तो वैसे समझ आ जाती है, जो न्यूमेरिक्स का पार्ट है हमें समझ नहीं आया तो हम उसको क्या करना शुरू कर देंगे? डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ज़रूर डिस्कस होंगे, ये नहीं होगा कि टेस्ट आपको दे दें और उसको डिस्कस ना हो, ठीक है?
जितनी देर तक समझ नहीं आती आप मुझे बता देंगे सर ये वाला क्वेश्चन आप करवा दें, तो यस हम वो भी डिस्कस कर लिया करेंगे। क्लियर है? तरतीब आपकी मर्जी से नहीं होगी, तरतीब यही होगी जैसे पढ़ते जाएंगे। हमने चैप्टर पूरे करने हैं, ना कि हमने कोई नंबर शुमारी करनी है, अभी पहला दूसरा। हम आपके माइंड के मुताबिक पढ़ा के काफ़ी सारे सालों से तो हमें पता चला कि ये पहले स्टूडेंट को समझ आता है, उसके बाद ये करवाएं तो समझ आता है, उसके बाद ये करवाएं तो समझ आता है। जैसे मैंने आपको बताया सैलरी वाले चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पोर्शन किसका आता है। अगर मैं सैलरी स्टार्ट करवा दूं जो कि 5वां चैप्टर है, तो उसी में किसका हर दफा क्वेश्चन आएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का भी आएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो क्वेश्चन हमेशा क्या रह जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। दो उसका नंबर है 5, सैलरी वाले चैप्टर का क्या जो है 5, लेकिन वो हम पहले नहीं कर रहे। पहले हमने 6 कर लिया और क्या कर लिया, 10 कर लिया। इसी तरह से जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, मैंने आपको बताया उसमें क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं। तो हम उसको जानबूझ के क्या करते हैं, थोड़ा सा एंड पे रखते हैं कि अगर कोई चेंजेस आनी है, अगर कोई, यूजुअली आपके इस जो सितंबर वाली अटेम्प्ट है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर कोई आनी है तो हम दोबारा पढ़ें, हम उसको क्या कर लेते हैं, हेल्ड कर लेते हैं। तो एक अप्रोच है, उसी अप्रोच के तहत हम चल रहे हैं। खैर वापस आते हैं। तो जो है 75 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तकरीबन किस में से, ये वाले पहले वाले पोर्शन में से, और उनमें से 10 मार्क्स का किस से आता है, ये अच्छा अब चैप्टर जरा लिख लूं मैं यहाँ पे 1 2 3 4 से लेकर आगे तक जब तक सेल्स शुरू नहीं होता वो है इनकम टैक्स। वो कौन से वाला है, चैप्टर 4 हमने पढ़ा, इनकम टैक्स के बारे में था, ठीक है, और थोड़ा बहुत हेड्स के बारे में और बाकी ज्यादातर इनकम टैक्स के बारे में। क्लियर हो गया? अब जो 1 2 3 है वो ओवरऑल टैक्सेस के बारे में। पाकिस्तान में टैक्सेस का सिस्टम कौन सा है, टैक्स बनाता कौन सा है, जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं या जो टैक्स के कानून बनाने वाले लोग हैं उनको एथिकली कैसा होना चाहिए। तो चैप्टर 1 2 3 ओवरऑल टैक्सेस के बारे में। इसका मतलब है हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने लगे हैं, सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में होगा। सेल्स यानी डायरेक्ट टैक्स भी होंगे, पता है, डायरेक्ट टैक्स भी होंगे और इनडायरेक्ट, थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में होगा। और इनकम टैक्स कहां से शुरू होगा, चैप्टर 4। चैप्टर 4 कौन से वाला, ए भी है और बी भी है। हमने ए पढ़ लिया और बी का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा है जानबूझ के, उसमें से कुछ 5-6 हेडिंग्स पढ़ी है, और एक हमने कौन से वाला पढ़ा है, जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसका थोड़ा बहुत पोर्शन। क्लियर हो गया? और इसी तरह से 5 हमने छोड़ दिया, फिर हमने 6 पढ़ लिया। 5 क्यों छोड़ लिया, किसी हद तक समझ आती है कि उसमें सैलरी है और मेन क्वेश्चन आना है उसमें से, और उसमें फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आने। लेकिन चूंकि 10 मार्क्स किसके हैं, 1 2 3 के, तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद एक चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, इसी तरह से फिर हम आएंगे, एक आध डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम किसी दिन आएंगे एक आध डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसका मतलब है आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 4B हर वक्त अपने पास रखना पड़ेगा, खास तौर पर 4B। किसी भी दिन हम दरमियान में देखेंगे, टाइम निकलता है, एक आपको क्या पढ़ा देंगे, डेफिनेशन। ये सारी बात एक्सप्लेन करने का है कि आपको हैज़र्डली नहीं पढ़ाया जा रहा, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो ओवर द ईयर हमने बनाई है कि कब कहाँ कितना पढ़ाना है। क्लियर है? ताकि हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और हम मोनोटनी का शिकार भी ना हो, और जैसे जैसे हमें समझ आती जा रही है हम वैसे वैसे टेक्स्ट को पढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये चैप्टर है, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, जो है, मैं ये नहीं कहूँगा मैं पढ़ाना नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो डायरेक्ट टैक्सेस का आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ओके। इसी तरह से हम पीछे चलते हैं तो जो है ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, ये प्रोपोर्शनेट टैक्स, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, पता है ना, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हो, पढ़ाएंगे, बट आपको इसका बेसिक कंसेप्ट है। इसी तरह से कुछ होती हैं कैरेक्टरिस्टिक, वो कैनन ऑफ टैक्सेशन, पता नहीं क्या जो है, चले, तो काफ़ी हद तक आपको पता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। खैर हम स्टार्ट करते हैं, आज शुरू से, काफ़ी सारे 12 चैप्टर, हाँ कोई पता नहीं, आ जाए वापस बेटा, जो पढ़ाते जा रहे हैं बस पढ़ते जाए, ठीक है। असल में पता है क्या,
कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 30-30 पेजेस के हैं, हम आप कुछ मतलब न्यूमेरिकल वगैरह और बाकी चीजें मिला के, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ 2 पेजेस के हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इतने चैप्टर हैं और हम एक बड़ा चैप्टर करें, अभी तो 12 चैप्टर पढ़े हुए हैं, हो सकता है वो एक बड़े चैप्टर के बराबर 3 चैप्टर हो, ठीक है। तो आप इस फिक्र को छोड़ें कि कितने चैप्टर हैं, हमने ओवरऑल न्यूमेरिकल करना है, हमने प्रैक्टिस करनी है और आपको जो जो कराते जा रहे हैं वो करते जाए, बस। क्लियर हो गया? इस वजह से मैंने कहा काफी सारे चैप्टर हैं, जिस तरह से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और कौन से वाला दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो थोड़े से थे, लेकिन 4 जो ए था वो जो है काफी बड़ा चैप्टर था। तो अब ये नहीं कह सकते हमने 3 चैप्टर किए, हो सकता है एक जो 4A चैप्टर है वो बाकी 3 चैप्टर से भी ज्यादा हो, अगर हम उनकी लेंथ देखें। तो इस तरह से चले, ठीक है, वापस आते हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं, नाम है इसका टैक्सेशन इन पाकिस्तान, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स, सारे के सारे टैक्सेस, सारे के। तो अपने जहन में रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, प्रोपोर्शनल भी आ सकता है, फलां सारे आ सकते हैं, रेग्रेसिव भी आ सकता है, प्रोग्रेसिव भी आ सकता है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट है आपको इसका। ये ज्यादा बेहतर है, ये चले बस, ठीक है, आ जाओ, ओके ओके ओके, आ जाए, ठीक है, ओके। इनकम टैक्स के बारे में होगा इस चैप्टर में, नहीं ओवरऑल टैक्स, बेसिकली गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बारे में। टैक्स क्या है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, तो ओवरऑल। अच्छा, वो कहते हैं डेफिनेशन ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स नहीं, तो वो कहते हैं गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे हैं हर दफा, तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे पूरे करने के लिए बाज दफा टैक्स को क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है। बाज दफा नहीं बल्कि हमेशा लगाना पड़ता है। जरा पढ़ते हैं। टैक्स डिफाइन है, 3 डेफिनेशन है, तीनों को याद करेंगे। पहला, इट इज द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी, इसके साथ ऊपर लिखें पार्लियामेंट, तो ये टैक्स का कानून है वो पार्लियामेंट में बनता है। जी सेंड कर दी हुई है, सुबह सुबह यही काम किया उठ के, आ चुकी है बेटा, स्लाइड आ चुकी है, और ऊपर बुक शॉप वाले के पास भी पहुंच चुकी है। जी नहीं, बैठे बैठे, तकलीफ ना करें। रेजेस, गवर्नमेंट रेज करती है रेवेन्यू इन ऑर्डर टू यूज इट फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो सिंपल, गवर्नमेंट टैक्स रेज करती है किसके थ्रू? लॉ में मेकिंग बॉडी के थ्रू, और ताकि क्या कर सके? अपने एक्सपेंसेस कवर कर सके। यहां तक क्लियर है? अच्छा, गवर्नमेंट ये कि प्रॉफिट वेस्ट बनी है या जो है गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए बनी? जो भी काम होता है वो नो प्रॉफिट की बेस पे होता है, ठीक है। चले दूसरी डेफिनेशन, इट इज अ मीन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो है फॉर द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू, टैक्स लगा के गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू इंक्रीज करती है अंडर द अथॉरिटी, उसको कानूनन इजाजत है, गवर्नमेंट को कानूनन इजाजत है, कानून के तहत यूज टू प्रमोट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजन। वेलफेयर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वेलफेयर सड़कें, वेलफेयर अस्पतालें, और प्रोटेक्शन पुलिस का महकमा, पुलिस का महकमा, तो ये वेलफेयर, फौज का महकमा, जितने भी बाकी हैं। चले फिर क्या कहता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से उनकी इनकम का और ऑर्गेनाइजेशन से उनकी इनकम का शेयर लिया जाता है। कौन ले लेता है? गवर्नमेंट। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको लॉ की अथॉरिटी। 3 थे, आगे चलते हैं। अब टैक्स के 2 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसको पहले समझ लें फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। टैक्स भाई क्यों लगाते हैं? 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, उसमें वो वेलफेयर करते हैं, अपने खर्चे पूरे करते हैं, ठीक है। जो है गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है, अपने खर्चे पूरी करती है, ठीक है, और जो है वेलफेयर वगैरह के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ये तो हमें पता चल गया। ये सारे कौन से वाले हैं? गवर्नमेंट के रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। कुछ है नॉन रेवेन्यू, जैसे किसी चीज की इस्तेमाल को रोकना हो तो उस पर क्या लगा दो? टैक्स लगा दो। किसी का इस्तेमाल बढ़ाना हो, जैसे सिगरेट को रोकना हो, अब ये रेवेन्यू, ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये कौन से वाला ऑब्जेक्टिव है? नॉन रेवेन्यू। क्लियर हो गया? फिस्कल पॉलिसी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के लिए भी किसको यूज करती है? गवर्नमेंट अगर कहती है इन्फ्लेशन कम हो जाए,
डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दें। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ क्या है, कंजम्पशन कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, क्लियर हो। गवर्नमेंट चाहती है लोग गैर जरूरी चीजें इंपोर्ट ना करें। गवर्नमेंट चाहती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ्लोरिश करे, तो कंस्ट्रक्शन पे टैक्सेस को क्या कर दें, कम कर। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट किया हुआ है ना, क्यों? ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रमोट हो। गवर्नमेंट ने, अब जरा और सुनिएगा, गवर्नमेंट चाहती है जो ट्रांजैक्शन करे, जो ट्रांजैक्शन बंदा करे हमें पता चले, बैंक के थ्रू करे। आपने ये पढ़ा हुआ है, एक कानून है कि गिफ्ट अगर, लोन अगर कैश में दिया वो क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम। तो अब लोग कैश में देंगे या बैंक के थ्रू? बैंक के थ्रू। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कर रही है इकोनॉमी को, ताकि पता तो चले लोगों की इनकम कितनी है, खर्चे कितनी है। अगर हम कैश में लेन देन करेंगे गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। 25,000 से ऊपर का खर्चा है बैंक के थ्रू पे करें, वरना आपका एक्सपेंस डीसल पड़ा था कहीं। ये वजह क्या है? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट करना चाहती है इकोनॉमी को, ताकि पता चले इकोनॉमी में हो क्या रहा है। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। जो पाकिस्तानी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उस पे टैक्स कम है, जो बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उस पे टैक्स ज्यादा। क्या गवर्नमेंट कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती? पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में रहे, बाहर ना जाए। क्लियर हो गया? गवर्नमेंट ने ग्रोथ बढ़ानी है, क्या करें? डायरेक्ट टैक्स को क्या करें, कम करें, ताकि कंजम्पशन बढ़े। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? इसी तरह से गवर्नमेंट चाहती है बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो। क्लियर हो गया? तो हमने पढ़ा है जैसे फिस्कल पॉलिसी में, ठीक है। तो ये कुछ समझ आती है कि गवर्नमेंट के कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। गवर्नमेंट कहते हैं लोग सिगरेट ना पिए, गवर्नमेंट कहती है लोग सोलर लगाएं, उस पे क्या करो, टैक्स कम करो। क्लियर हो गया? तो यस, गवर्नमेंट के टैक्स ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और गवर्नमेंट के नॉन टैक्स ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। क्लियर है? अब जरा आ जाते हैं नॉन रेवेन्यू, मैं नॉन टैक्स बोल गया, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और रेवेन्यू। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? नॉन रेवेन्यू। एक तो गवर्नमेंट ने देखे सैलरी वालों पे टैक्स लगा दिया, इसका कोई और मकसद नहीं सवाए गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती। क्लियर हो गया? लेकिन अगर सिगरेट पे टैक्स लगाया, ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो जाएगा, लेकिन इसका दूसरा मकसद क्या है? वो सिगरेट की कंजम्पशन को कम से कम करना चाहते। क्लियर? इंपोर्ट पे टैक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करना चाहते हैं भाई, वो इंपोर्ट पे टैक्स लगा के। चले हम पढ़ते हैं। तो नॉन रेवेन्यू, द मेन पर्पस ऑफ द टैक्सेशन इज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। नॉन रेवेन्यू के नीचे पहला जो ऑब्जेक्टिव है ये रेवेन्यू है। ठीक है, लिखा हुआ ऊपर कौन से वाला है? नॉन रेवेन्यू। क्योंकि आई कैप की बुक में इसी तरह से लिखा हो तो हमने भी कॉपी पेस्ट किया। तो नॉन रेवेन्यू में पहला कौन से वाला? रेवेन्यू। लेकिन दूसरा टैक्स इज अ टूल फॉर कौन से वाला? कौन से वाली पॉलिसी टैक्स पे चलती है? फिस्कल पॉलिसी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। टैक्स इज यूज फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है? अमीरों पे टैक्स लगाना, उनकी इनकम कम हो जाएगी, और गरीबों पे खर्च करना, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है ये कंसेप्ट? ओके। अच्छा, अगर वो पूछे 2 मार्क्स के लिए
नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, तो आपने ये 2 और 3 पॉइंट लिखना है। लेकिन अगर वो 10 मार्क्स के लिए पूछे तो नीचे वाले पॉइंट भी लिख देने। क्लियर है? तो 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। अब नीचे वाले भी कौन से वाले हैं? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन उनकी एक और डेफिनेशन भी देता है, नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इस तरह से पूछे तो फिर ऊपर वाले नहीं लिखने। अगर वो क्या पूछे, नेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर वो ये पूछे तो फिर ये नीचे वाले लिखने हैं। लेकिन अगर वो कौन से पूछे, नॉन रेवेन्यू, और 2 मार्क्स के लिए पूछे तो सिर्फ ये 2 पॉइंट लिख, पहला नहीं लिखना क्योंकि वो रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। आई कि आपकी बुक में एटलीस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि खुद इसमें बता रहे हैं टू कलेक्ट, तो जो रेवेन्यू हो गया ना, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया? ये अगर ज्यादा मार्क्स के लिए पूछना है तो नीचे वाले क्या हैं? नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी हैं, लेकिन और कौन से वाले हैं? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव भी हैं। चले पढ़ते हैं जरा। पहला, गवर्नमेंट कैन इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग, कौन से वाली? एग्जम्पशन, मसलन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर हो गया? इसी तरह से गवादर में जाके जो इंडस्ट्री लगाएगा उसको एग्जम्पशन है, तो गवर्नमेंट चाहती है गवादर में क्या हो? प्रोडक्शन हो। इस तरह सोलर पे टैक्स क्या किया हुआ है? माफ किया हुआ है। इसी वजह से देखे जगह जगह क्या लग रहे हैं। क्लियर हो गया? ये पहली बात समझ आ गई। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन बेहतर हो तो उस पर क्या करें? एग्जम्पशन हो या क्या दें? टैक्स इंसेंटिव, टैक्स का रेट कम कर देना। देखें 3-4 तरह से, पहले समझ लें। एक होती है टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स खत्म। एक होता है इंसेंटिव, ठीक है, टैक्स को जरा कम कर देना या बाद में टैक्स थोड़ा सा वापस कर देना। एक, ये 2 बातें समझ आ गई। एक होता है टैक्स क्रेडिट, आप लोगों को पता है, ये काम करो, टैक्स जो पेएबल होगा उसमें से कुछ 3-4 तरह के पढ़े थे। एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और दूसरा कौन से वाला है? डोनेशन। गवर्नमेंट चाहती है आप अच्छी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे, किसी दहशतगर्द तंजीम को ना दे देना। क्लियर हो गया? तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को हम आपको क्या देंगे? टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट समझते हैं? पढ़ना है अभी हमने, लेकिन हमें पता है कि टैक्स पेएबल में से लेस होता है। और पेंशन। क्लियर हो गया? तो गवर्नमेंट चाहती है लोग पेंशन का बंदोबस्त करें ताकि जो बूढ़े हैं वो हमारे पास ना आए, वो भीख ना मांगे। क्लियर हो गया? तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये तो या तो एग्जम्पशन देंगे, या इंसेंटिव देंगे, या टैक्स क्रेडिट देंगे। ये वाली बात समझे? या एग्जम्पशन सारे के सारा माफ, इंसेंटिव थोड़ा सा टैक्स कम कर देना या बाद में टैक्स वापस कर देना, और फिर टैक्स क्रेडिट, टैक्स पेएबल को क्या कर देना? कम कर देना। तीनों बातें समझ आ गई? चले, तो या तो इंसेंटिव देती है या एग्जम्पशन, और उससे क्या होती है? कोई खास चीज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जैसे सोलर की आजकल। आगे चलते हैं। बाई चार्जिंग हाई टैक्स रेट्स ऑन इंपोर्ट्स द गवर्नमेंट कैन इनकरेज कौन से वाले? लोकल। जब इंपोर्ट्स महंगी होंगी तो लोकली चीजें परचेज करेंगे। क्लियर हो गया? तो इंपोर्ट्स पे टैक्स लगा के इसका 1-2 और भी बन सकते हैं, जरा लाएं जहन में। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो सकता है। इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा, इंपोर्ट कम हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली हमारा जो आउटफ्लो है पैसे का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यस, 1-2 और भी बन सकते हैं। आ जाए जरा। टैक्स, जी, टैक्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। अपने लिए पैसा तो इकट्ठा करना है, लेकिन अमीरों पे टैक्स लगाना है, और किस पे लगाना है और किसको देना है? जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये चल भी रहा है या मैं बोली जा रहा हूँ? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मैं कहूँ क्यों ज्यादा जोर डाल जी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अब किसको मिल रहा है? गरीबों को। किसके पैसे से? अमीरों के पैसे से। तो अमीरों पे टैक्स लगाना और किसकी तरफ बांट देना? गरीबों। इसको कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना। क्लियर? ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। यस, आगे चलते।
टैक्स कैन बी यूज्ड एज बारगेनिंग टूल्स टू ट्रेड इन ट्रेड निगोशिएशन विद अदर कंट्री। अब आप हमारे साथ बिजनेस करें, हमसे चीजें खरीदें, हम आपसे खरीदेंगे। वो कहते हैं भाई हम आपसे क्यों खरीदें, हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। तो दूसरी कंट्रीज के साथ इसको एज ए बारगेनिंग जो है टूल के तौर पर भी यूज किया जाता। हाँ ठीक है, ओके। थ्रू टैक्स गवर्नमेंट कैन इनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। क्लियर हो गया? इनको कैसे खत्म किया जाए? डायरेक्ट टैक्स बढ़ा के, हाँ, एग्रीगेट डिमांड पीछे की तरफ जाएगी। क्लियर है? इन्फ्लेशन और डिप्रेशन से कैसे निकलना है? टैक्स कम करेंगे, टैक्स कम करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर चल पड़ेंगे। पता है ना? तो हम जो है डिप्रेशन से फिर बूम की तरफ चले जाए। ये कंसेप्ट इकोनॉमिक्स वाले हैं। ओके, चले चले। नहीं पता? अच्छा अच्छा, मसला है अगर याद नहीं है। अच्छा चल, ले अगर वो साइंस जो है प्रमोट करना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करना चाहते हैं, तो उन पे टैक्स क्या कर दें? माफ कर दें। क्लियर हो गया? तो साइंटिफिक रिसर्च पे हमारा आगे पढ़ेंगे, उस पे टैक्स नहीं है। 25% अगर कोई मुलाजिम है किसी ऐसे इदारे का जहां पे साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, तो उसका भी 25% टैक्स क्या है? माफ है। इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का टैक्स माफ है। करना क्या चाहते हैं? साइंस और एजुकेशन क्या हो? प्रमोट हो। ठीक है, समझ आती है? आगे चलते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। पाकिस्तानी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो 10% है, और यूके की कंपनी में या किसी भी बाहर की कंपनी पे करेंगे तो डिविडेंड पे टैक्स है 20%। अब बताएं कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? पाकिस्तानी। तो ये बाहर में यानी बैरून मुल्क अब्रॉड जो है कि इन्वेस्टमेंट को भी क्या किया जा सकता है? इससे डिस्करेज किया। यहां तक क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। जी जी, देखें जल्दी से, आपके सामने लिखे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, सामने लिखे, किसी भी पॉइंट के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। जी, बार्गेनिंग वाला किसी मुल्क के साथ कहते हैं यार हमारे साथ ट्रेड करो। वो कहते हैं हम ऑलरेडी बाकी मुल्कों के साथ कर रहे हैं, आपके साथ क्यों करें? तो हम कहते हैं जब आपसे चीजें आएंगी हम उन पर टैक्स नहीं लगाएंगे। आप जब चीजें हमारे पास बेचोगे, क्योंकि देखें एक चीज 100 रुपए वाली है, हमने उस पर 100 रुपये मजीद टैक्स लगा दिया तो वो कितने की हो गई? 200 रुपए की। वो महंगी होगी, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उस पर टैक्स ना लगाए तो पाकिस्तान में कितने की आएगी? 100 रुपए की, हर कोई खरीदेगा। क्लियर हो गया? तो बाकी कंट्रीज के साथ बार्गेनिंग टूल के तौर पर भी टैक्स यूज किया जा। दोबारा पढ़ें बेटा, कोई पॉइंट नहीं आता। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अब हम कोशिश करेंगे एक दिन पहले भिजवा दिया करेंगे, सारे के सारे जो है आप प्रिंट कर लिया। मेरे ख्याल में तो आप व्हाट्सएप देखते होंगे, लेकिन आप नहीं देखते, तो एक दिन पहले मैं आपको। जी हाँ, देखें ये सिंपल है। इन्फ्लेशन आपको अब थोड़ी बहुत याद आ जाएगी। ये है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड। क्लियर हो गया? ये नेशनल इनकम है, ये जनरल प्राइस लेवल है। क्लियर हो गया? अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दे, सॉरी डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दे, तो लोगों की इनकम, चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा है कि जब इनकम फंक्शन है कंजम्पशन का, या कंजम्पशन फंक्शन है इनकम का, और सेविंग जो है और इन्वेस्टमेंट ये भी फंक्शन है किसके? इनकम। जब इनकम कम होती है तो कंजम्पशन कम होती है। अब जो कंजम्पशन कम होती है तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस एंड सो ऑन। जब कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। जब ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। क्लियर है? ये एक तरीका है, फिस्कल पॉलिसी को यूज किया जाता है। क्लियर है? जी आगे चलते, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, टैक्स लॉज कैन बी यूज फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। 2 एग्जांपल दें मुझे जल्दी से। 25,000 से ज्यादा होगा तो आपने बैंकिंग डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में जो चीज आ गई बैंक में। और दूसरी एग्जांपल गिफ्ट वाली, कैश में गिफ्ट, लोन और एडवांस शेयर कंपनी के, ये चारों चीजें आप
कैश में नहीं ले सकते, बैंकिंग चैनल के थ्रू लानी, तो क्या हो जाएगी? तो किस टैक्स के कानून है और डॉक्यूमेंटेशन हो रही है किसकी? इकोनॉमी की। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। गवर्नमेंट कैन डिस्करेज यूज ऑफ हार्मफुल गुड्स। सिगरेट पे दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, इकोनॉमिक्स में भी बार बार हम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो किस वजह से? ताकि महंगी हो जाए और लोगों की पहुंच से दूर हो जाए। आगे चलते जी जी, आपकी मर्जी है। टैक्स कैन बी यूज्ड टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर एंड एक्टिविटी। किसी भी सेक्टर का बेड़ा गर्क करना हो उस पर टैक्स लगा दे। आज जैसे सोलर पे हुआ है, कल शाम को मेरे ख्याल में, हाँ, गवर्नमेंट ने कहा है भाई अब जितने भी, पहले सोलर का क्या होता था, आपने वापडा को दिए 100 यूनिट और आपने खर्च किए वापडा से 105, तो आपको बिल आता था 5 यूनिट का। अब ऐसा नहीं होगा, समझाने लगा। अब वो आपसे खरीदेंगे 10 रुपए पर यूनिट और आपको जो बेचते हैं वो तकरीबन 75 रुपए यूनिट पड़ता है। तो अब बताएं लोग सोलर लगवाएंगे? पहले क्या होता था, 100 यूनिट आपने दिए, 105 आपने खर्च किए, तो काट के आपको 5 यूनिट का क्या आ जाता था? बिल आ जाता। अब नहीं, 100 यूनिट वो जो लेगा वो किसके हिसाब से? 10 रुपए से, और जो 105 आपको बेचेगा 75 रुपए के हिसाब से, बाकी पैसे निकालो। तो ये आज फिर इस सेक्टर का क्या हो गया? तो जो जो भाग के सोलर के बिजनेस में गए उसी तरह से भाग के वापस आएंगे। जो काफी सारे लोग बाकी बिजनेस छोड़ के किस में चले गए थे? सोलर के काम में, कि धड़ाधड़ लोग लगा रहे थे नेट मीटरिंग, अब आज से वो खत्म हो गया। ठीक है, मकसद है इस सेक्टर का बेड़ा गर्क करना। पहले सोलर पे क्या देती थी? एग्जम्पशन थी। मकसद क्या है असल में? पता है क्या? बिजली बंद तो रही है, आगे बिक नहीं रही। बंद तो रही है, बिक नहीं रही। दूसरा ये जो खंबे, देखिए हम थोड़ा सा उसको जस्टिफाई भी करते हैं। ये जो खंबे वगैरह लगे हुए हैं, इसी के थ्रू बिजली आ जा रही है। आपकी बिजली भी वापडा तक जाती है तो इन्हीं खंभों के, ये आपने लगवाए हैं। अच्छा, जो वापडा वाले जितने भी एहलकार हैं जो मीटर को देख रहे हैं, जो खंबे वगैरह हैं इनको संभाल रहे हैं, ये खराब हो जाती हैं, तो ये डिपार्टमेंट कौन चला रहा है? गवर्नमेंट आपको बेचती है उसी प्राइस पे और आप भी गवर्नमेंट को उसी प्राइस पे। हालांकि सर्विस सारी कौन दे रहे हैं? गवर्नमेंट। लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा फर्क डाल दिया उसने। थोड़ा बहुत अगर डालते तो एक अलग बात है। खैर, वापस आते हैं। तो जिस सेक्टर का बेड़ा गर्क करना हो उसका क्या करवा दे? टैक्स लगा दे, उस पर टैक्स लगा दे। खैर, आगे चलते। गवर्नमेंट कैन इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग कौन से वाला? टैक्स क्रेडिट। और मैंने बताया है काफ़ी सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या है? टैक्स क्रेडिट्स हैं भी सही। और एक मैंने आपको और एग्जांपल भी दी है, जो बंदा जॉब कर रहा हो, कहाँ पे? टीचर हो, रिसर्चर हो, साइंसदान हो, साइंटिफिक इदारे में कर रहा हो, तो उसको 25% टैक्स की क्या है? इंसेंटिव है। क्लियर हो गया? एक दो और भी हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। खैर, आ जाए जरा। आई कैप की बुक से हमने एक लिया है और ये क्वेश्चन 3 दफा आ चुका है जी, सबके लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन के तौर पर हूं, आप रजिस्टर्ड हो। नहीं, मैं को रिसर्च टीचिंग वाला मिल जाता। आ जाए। खैर, वो यार आ जाए, छोड़, आ जाए आगे अपनी औकात पे। नहीं, बेटा आप ना भी होते तो भी माफ था, बाकी तो बैठे। अच्छा चले, आ जाए। आपकी वजह से टैक्स माफ यार, अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ता है फिर भी। ओ यार हाँ जी, रोजे में हो को गैर पार्लिमानी अल्फाज न सवाब आपको पहुंचेगा रोजे के बाद। टैक्स ऑन सैलरी क्या करना चाहते हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन 2-3 दफा आ चुका है, फिर भी आ सकता है। 3 दफा आ चुका है। मुफ्त के 5 से 6 मार्क्स होते हैं। टैक्स लगाना सैलरी पे गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है?
सिर्फ रेवेन्यू और कुछ भी नहीं है। सैलरी वाले बेचारा को क्या उसको करना। मनी ट्रांसफर जो है नॉट थ्रू बैंकिंग चैनल्स इज कंसीडर्ड एज इनकम। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कि आप बैंक के थ्रू नहीं करेंगे तो भाई आपकी इनकम है। वो देख से है गिफ्ट लोन, लेकिन हालांकि वो इनकम नहीं थी, पर उन्होंने कहा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, समझ आ गई। टैक्स ऑन मूवेबल एसेट ऑफ टैक्स, मूवेबल एसेट, इस पे गौर करें। अमीर बंदा या गरीब? अमीर बंदे के एसेट्स पे टैक्स लगाना, रेवेन्यू भी है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज्यादा बेहतर लफ्ज है। तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म करना या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन तो आपको आता है यार। अच्छा चलें आज। हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स को, अननेसेसरी गुड्स की इंपोर्ट को डिस्करेज करना, समझ। और दूसरा, अगर दूसरा लिखना चाहें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करना, यह भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा जोर किस पे है? लग्जरी, अननेसेसरी गुड्स, लग्जरी गुड्स। क्लियर है जी? आगे, अलाउइंग रिसर्च एज एन एक्सपेंस। अब जरा इसके पीछे पहले मकसद समझे, जरा समझे। रिसर्च, इसको हम ऐसे नहीं वो करते कि रिसर्च जो होती है वो कई साल चलते हैं, फिर उसका फायदा भी कई साल मिलता है। अब बताएं ये एसेट है या एक्सपेंस? एसेट है। रिसर्च मैंने की, कोई फार्मूला बना लिया, अब इसको एसेंस समझे ना इसके। रिसर्च की मैंने, एक तो रिसर्च जो है मैंने की और क्या बना लिया? कोई फार्मूला बना लिया। इसको ओवरऑल कर लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इकट्ठा कर लो। रिसर्च की, फार्मूला डेवलप कर लिया, अब ये कई साल तक क्या करना है? चलना है, मुझे इसका फायदा आना है। तो ये एसेट है, ये एक्सपेंस नहीं है। लेकिन अब इसका, अच्छा चलें, इसको 10 साल चलना है, मैंने 10 लाख रुपए लगाए और इसका फायदा मुझे कितने सालों में आना है? 10 लाख। तो हर साल मुझे कितना एक्सपेंस अलाउ करेंगे? 1 लाख, ऐसा है ना। इसको कहते हैं अमोर्टाइज, सुना होगा। जो इंटेंजिबल चीजें होती हैं वो क्या होती है? तो ये 10 साल में मेरे रिसर्च और डेवलपमेंट वाले खर्चे क्या होने हैं? अमोर्टाइज होने। इसका मतलब है इसको मैंने एज एन एसेट लेना, एज एन एक्सपेंस नहीं लेना। फिर भी मुझे गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब फिक्रा पढ़े, अलाउइंग रिसर्च एज एन, 10 का 10 लाख इसी साल मुझे अलाउ हो गया तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। वो 1 लाख जो मुझे 9 साल बाद मिलना था, 8 साल 7 साल बाद थोड़ा थोड़ा करके मिलने थे, मुझे सारे के सारे खर्चे अभी मिल गए। ये बताएं, साल बाद 1 लाख मिले और 1 लाख अभी मिले, किसकी वैल्यू ज्यादा है? जो अभी मिलेगा, डिस्काउंट रेट पता नहीं, प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर हो गया? तो 10 लाख की बजाय मुझे अभी अभी खर्चा अलाउड है तो मुझे फायदा है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है? अब कहें, ताकि हम रिसर्च करें। गवर्नमेंट किसको प्रमोट करना चाह रही है? रिसर्च एक्ट। फर्क समझे कि एक्सपेंस, रिसर्च एक्सपेंस को अलाउ करना और एसेट ना समझना। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है? हम रिसर्च को क्या करें? प्रमोट करें। ओके, मेकिंग एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एक्सपोर्ट को बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर चलना चाहते हैं, सबसे पहले एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, ठीक है, जरा ठीक है, वेलफेयर है, जरा सुनिएगा, गौर करें। वो कह रहा है सिर्फ किसको दें? मैंने एक वर्ड बोला था, दहशतगर्द तंजीमों को ना दें, सिर्फ अप्रूव्ड को डोनेशन दें, हर एक को। सिर्फ और सिर्फ किसको? तो गौर से पढ़ना है, फिक्रे को, जल्दबाजी नहीं करनी। वो कह रहा है आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर डोनेशन देंगे, किसी को भी, सिर्फ अप्रूव। तो गवर्नमेंट चाहती है सिर्फ वो इदारे जो अप्रूव्ड है, शौकत खानम है, अखुवत है, आगा खान है, लिबार्ड है, ये अच्छे अच्छे इदारों को क्या करें? टैक्स क्रेडिट, सॉरी जो है वो डोनेशन दे। नहीं बेटा बातें करें ना करें। टैक्स क्रेडिट की, सॉरी टैक्स की, सॉरी डोनेशन किन को दे? सिर्फ अप्रूव्ड को।
इसका मतलब है किसी दहशतगर्द तंजीम को, किसी शिद्दत पर तंजीम को ना दे, मेन गवर्नमेंट का। ठीक है, वेलफेयर तो है, लेकिन असल मकसद क्या है, आप डोनेशन दें और अप्रूव्ड को दें। तो अप्रूव्ड पे ज्यादा जोर है। अब बताएं, गवर्नमेंट चाहती है आप अच्छे इदारों को क्या करें, डोनेशन दें, तो हम आपको क्या देंगे, टैक्स क्रेडिट। और किसी ऐसे इदारे को दे दो रजिस्टर्ड ना हो, पता नहीं गलत हाथों में डोनेशन ना चली जाए, इसी वजह से हम आपको क्या नहीं देंगे, फिर टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट हमें इनकरेज कर रही है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, अच्छी इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, किसी हद तक समझ आता है। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इसके साथ बाद में लिख लीजिएगा अगर नहीं है, शेयर्स। अब जो शेयर्स होते हैं वो लिस्टेड कंपनीज, क्लियर हो गया। तो इन्वेस्टमेंट किस में, शेयर्स में। और शेयर किसके, एक तो प्राइवेट कंपनी होती है, वो तो चंद एक लोगों की होती है ना, तो किस में, तो गवर्नमेंट बेसिकली आपको इनकरेज कर रही है कि आप लिस्टेड कंपनीज में क्या करें, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें। क्लियर है, आगे चलते। टैक्स एग्जम्पशन ऑन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अक्सर बाहर बिकते हैं तो वहां से पैसे आते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बेहतर होता है। तो दो, एक तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करना, प्रमोट करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रहे हैं। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इनडायरेक्टली अगर दूर की बात करें। खैर, आगे चलते हैं। अब क्या है, टैक्स एज ए मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट से मुराद है ऑर्गेनाइजेशन बनना, ठीक है, नया कैपिटल लगना, लोगों की भलाई होना, लोगों का पहले से ज्यादा बेहतर होना, ग्रोथ होना। डेवलपमेंट से मुराद ग्रोथ है। क्लियर है, लोगों की इनकम बढ़ना, नया कैपिटल लगना, नई इंस्टीट्यूशन लगना, इन सब का क्या मतलब है। ठीक है, ये भी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। अगर मुझे 12 या 13 मार्क्स का आ गया तो मैं ये सारे लिखूंगा। अच्छा, ये बॉक्स में बंद है, इसका क्या करना है, ये एग्जाम्पल है, ये ना लिख देना, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर वो मुझसे पूछे टैक्स एज ए मीन्स ऑफ कौन से वाला, जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो मैं सिर्फ ये पॉइंट लिखूंगा। लेकिन अगर वो मुझसे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पूछता है तो मैं ये दो वाले पॉइंट लिखूंगा। ज्यादा मार्क्स होंगे तो मैं इनको शामिल कर दूंगा, उससे भी ज्यादा मार्क्स होंगे तो मैं इसको शामिल कर लूंगा। ये सारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन उसने डिफरेंट क्या दिए हुए हैं, नाम। ऊपर क्या नाम था, ऊपर वाले पॉइंट्स का क्या नाम था, नेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और नीचे क्या कह रहा है, सिर्फ डेवलपमेंट, हर तरह की डेवलपमेंट। वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हर तरह के। और डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट का मतलब नई इंडस्ट्री, डेवलपमेंट का मतलब नई बिल्डिंग्स, डेवलपमेंट का मतलब लोगों की ज्यादा इनकम। जरा पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कैन मार्क्स एरियाज टैक्स फ्री जोन, इंडस्ट्रियल जोन एंड इकोनॉमिक जोन। जैसे कैद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट है, इसी तरह से गवादर इंडस्ट्रियल जोन है, अलहदा से ना जोन बना देते हैं। गवर्नमेंट चाहती है जहां पे तरक्की हो और इंडस्ट्री लगे, उनको जोन बना देती। फिर लोगों से कहती है तुमने फैक्ट्री लगानी है, अगर गवादर लगते हो टैक्स माफ है। अब गवादर में क्या होगी, इंडस्ट्री लगेगी। क्लियर हो गया ना, जिसने भी इंडस्ट्री लगानी है वहां पे जाके लगाए। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां पे कितना अरसा टैक्स माफ रहा है, क्या ये कोट लखपत के करीब कैद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां भी कितना अरसा टैक्स माफ रहा। तो गवर्नमेंट कहती है जिसने भी इंडस्ट्री लगानी है फलां जगह पे लगाए, तो इससे क्या होगी वहां पे डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट क्या बना देती है, टैक्स फ्री जोन, इंडस्ट्रियल जोन या इकोनॉमिक जोन, ताकि उधर क्या, टू प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव टू सच एरियाज। इन एरियाज में जो भी टैक्स वो लगाएगा इंडस्ट्री, तो उसको क्या होगा, टैक्स माफ होगा। तो फिर उस जगह पे क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। फिर आगे चलते हैं। टैक्सिंग जो है रीच एट कौन से वाला, हायर रेट, और इससे क्या होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, गरीब लोग अपना वो ओके, ठीक है। इम्पोजिंग हाई कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ, गवर्नमेंट चाहती है लोकल इंडस्ट्री क्या हो, ग्रो करे और इंपोर्ट ना हो, ठीक है। टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटेबल डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर, ओके। टैक्स एग्जम्पशन टू, अब ऊपर वाला क्या है, टैक्स क्रेडिट, और फिर क्या कह रहा है, टैक्स
हैं दोनों एक ही, ये भी कौन से वाला चैरिटेबल डोनेशन और ये भी कौन से वाले चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन एक में क्या दे रहा है टैक्स क्रेडिट और एक में क्या दे रहा है टैक्स एग्जम्पशन, फर्क का पता है दोनों। ओके चल, और आखिरी कौन से वाला एग्जम्पशन टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या करे ग्रो करे। चले काफ़ी है, कल यहीं से स्टार्ट।